ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। देखो ऑप्टिक्स के 5 पार्ट हैं। पार्ट फर्स्ट में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में। किसके बारे में? रिफ्लेक्शन के बारे में। सेकंड में पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। थर्ड में हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में। यहाँ पे पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन के बारे में, यहाँ हम स्टडी करेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में। फोर्थ पार्ट में हम पढ़ेंगे लेंसेज, लेंसेज के बारे में। एंड पार्ट फिफ्थ, इसमें हम पढ़ेंगे वेव के बारे में। देखो ऑप्टिक्स को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 2 पार्ट्स में, एक कर सकते हैं रेज ऑप्टिक्स, एक कर सकते हैं वेव ऑप्टिक्स। रेज ऑप्टिक्स में तो ये चारों पार्ट आते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट्स, ये सारे पार्ट्स आते हैं रे ऑप्टिक्स में। और जो फिफ्थ पार्ट है ये आता है वेव ऑप्टिक्स में। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पार्ट फर्स्ट। स्टार्ट करें? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सुनो, देखो प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कैसे होता है? जो ग्लास होते हैं, ग्लास होते हैं, उसको ना एक साइड से पॉलिश कर दो, एक साइड से पॉलिश कर दो, वो प्लेन मिरर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वो प्लेन मिरर। कोई भी ग्लास हो, कांच के ग्लास आते हैं, उसे मतलब स्ट्रेट बना के पॉलिश कर दो एक साइड से, प्लेन मिरर बन जाएगा। मिरर जो विंडो विंडो पे लगे होते हैं जो ग्लासेस, उसे एक साइड से पॉलिश कर दो, मिरर बन जाएगा, प्लेन मिरर बन जाएगा। ठीक है, मतलब प्लेन मिरर तो समझ में आ रहा है ना कि एक साइड पॉलिश कर दो, वो क्या बन जाएगा? प्लेन मिरर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्लेन मिरर। ठीक है, देखो यहाँ पे ये प्लेन मिरर है एक, ये क्या है? यहाँ पे एक प्लेन मिरर, यहाँ पे एक प्लेन मिरर है ये। ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, यानी आने वाली रे, ये सन से आती है, इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे किसे बोलते हैं? जो रे आती है। और रिफ्लेक्टेड रे जो जाती है। ये आने वाली रे है और ये जाने वाली रे है। क्लियर है यहाँ तक? ये आने वाली रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जाने वाली रे को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्ट करके जा रही है ना, तो ये क्या बोलेंगे? इसे रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर है जी यहाँ तक? ओके, उसके बाद देखो ये नॉर्मल होता है, ये नॉर्मल होता है। नॉर्मल हमेशा ही मिरर के परपेंडिकुलर होता है। मान लो ये मिरर है तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे होगा, ऐसे नॉर्मल। ये मिरर है, मान लो यहाँ पे ये मिरर है, इसके परपेंडिकुलर क्या होता है? हमेशा ही नॉर्मल होता है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और परपेंडिकुलर जो रे होगी उसे बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं उसे? नॉर्मल। ये नॉर्मल है, ये हमेशा इसके परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, जो एंगल ये बनाएगी, जो एंगल इंसिडेंट रे बनाएगी, नॉर्मल और इनके बीच में जो एंगल बनेगा, और जो रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल बनेगा, मतलब इसे आई बोल दिया और इसे आर बोल दिया, ये हमेशा इक्वल होते हैं। मान लो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। इंसिडेंट रे की वजह से जो एंगल बनेगा और जो रिफ्लेक्टेड रे की वजह से एंगल बनेगा, दोनों सेम ही होते हैं। ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये 60 है मान लो तो ये भी 60 होगा। दोनों क्या होंगे? हमेशा ही सेम होंगे। क्लियर है यहाँ तक? मान लो इंसिडेंट रे आई यहाँ पे, रिफ्लेक्टेड रे गई ऐसे, ये नॉर्मल है, तो जो ये पॉइंट है इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं इसे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मतलब तीनों का जो कॉमन पॉइंट है, क्या बोलते हैं उसे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे इसे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ऐसा पॉइंट जहाँ पे तीनों मीट हो जाते हैं, ऐसे 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 तीनों मीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे इसे क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ तक क्लियर है? आई को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे जो आई बनाई है एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे जो आर बनता है वो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ तक क्लियर है? ये सारा समझ में आ गया पहले? ठीक है, उसके बाद बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाइज इन सेम प्लेन। इस लाइन का मतलब क्या है? 9th 10th में बहुत पड़ी होगी कि ये सेम सेम प्लेन में लाई करते हैं, सेम प्लेन में लाई करते हैं। मतलब क्या है इसका? सेम प्लेन में लाई करते हैं, इसका मतलब क्या है? सुनो, देखो इसका मतलब क्या है, ये क्वेश्चन है। देखो ये आई गिवन है, इंसिडेंट रे गिवन है, ये नॉर्मल गिवन है, आर पूछ रखी है। ये क्वेश्चन देखते ही हो जाएगा। कैसे होएगा? पता होना चाहिए कैसे होएगा। देखो आई कैप जे कैप, मतलब एक्स और वाई प्लेन। कौन कौन सा प्लेन है यहाँ पे? इसका मतलब क्या है? ये कौन सा प्लेन है? एक्स प्लेन।
इसका मतलब क्या है कि ये कौन सा प्लेन है, वाई प्लेन। ऐसा ही है, आई कैप गिवन है, जे कैप गिवन है। आई कैप का मतलब ये एक्स प्लेन है और जे कैप का मतलब ये वाई प्लेन है, यानी ये एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है। ये आई भी एक्स प्लेन वाई में लाई कर रहा है, एन भी एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है। तो आंसर जो आएगा, मतलब हमें अगर आर फाइंड करना है तो ये भी एक्स वाई प्लेन में ही होगा। तो इसमें देखो ये एक्स वाई में नहीं है, ये एक्स वाई में नहीं है, ये भी एक्स वाई प्लेन में नहीं है, बचा कौन सा, ये आई कैप जे कैप, यानी ये दोनों किसमें है, एक्स वाई प्लेन में है। एक्स वाई प्लेन में ना, ये एक्स वाई प्लेन में है, ये एक्स वाई प्लेन में है, तो ये भी आर भी एक्स वाई प्लेन में होगा। इसका यही मतलब है कि तीनों जो सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, इसका मतलब यही है कि अगर ये एक्स वाई में, ये एक्स वाई में, तो ये आर भी एक्स वाई में ही होगा। मान लो यहाँ पे आर गिवन होता, एन पूछ लेता, तो एन भी एक्स वाई प्लेन में गिवन होता। आई पूछ लेता तो वो भी, उसका आंसर भी किस में आता, एक्स वाई प्लेन में आता। तीनों सेम प्लेन में लाई करेंगे। अगर मान लो यहाँ पे जे कैप और के कैप होता, तो यहाँ पे भी जे कैप के कैप होता और आंसर में भी जे कैप के कैप ही होता। जे कैप के कैप का मतलब क्या है कि वाई जेड प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो तीनों ही वाई जेड प्लेन लाइन में करेंगे। ऐसा नहीं है एक कर रहा है वाई जेड में, एक कर रहा है जेड वाई में और एक कर रहा है एक्स जेड में, ऐसा नहीं हो सकता। तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे, यही तो लो है, तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। तो इसका आंसर आएगा सी, सी आंसर है, देखते हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो ये तो क्लियर है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। ये क्या करते हैं, सेम प्लेन में लाई करते हैं। यहां तक क्लियर है, ठीक है। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होता है हमेशा ही, एंगल ऑफ इंसिडेंस के। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होता है हमेशा ही, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। यानी ये मान लो 60 है तो ये भी 60 ही होगा। कभी भी ये नहीं हो सकता कि ये 30 है तो ये 45 होगा, ये 60 है तो ये 90 होगा, ऐसे कभी भी नहीं होगा। दोनों सेम ही होंगे। अगर 30 है तो इधर वाला भी 30, इधर वाला 60 है तो इधर वाला भी 60। ठीक है, हमेशा ही क्या होंगे, सेम होंगे। यहाँ तक डन है, ठीक है। फर्मेट्स प्रिंसिपल, देखो ये प्रिंसिपल क्या है, लाइट ऑलवेज फ्लोज द पाथ ऑफ मिनिमम टाइम। लाइट ऑलवेज फॉलोज द पाथ ऑफ मिनिमम टाइम, मतलब जो लाइट जो पाथ अपना चूज करती है, फॉलो करती है, वो हमेशा ही मिनिमम टाइम वाला करती है। यानी कि एक ऐसा पाथ जिसमें लाइट को जाने में कम टाइम लगे, वो हमेशा उस पाथ को चुनती है। जैसे कि मान लो, देखो मान लो यहाँ पे मिरर है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे मिरर है। मान लो यहाँ पे ये ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, इसको यहाँ तक जाना है। यहाँ पे मान लो कोई बंदा खड़ा है, लाइट ही मान लो इसे यहाँ पे जाना है, बी पॉइंट पे जाना है, इसको बी पॉइंट पे जाना है। तो देखो ये ऐसे भी जा सकती है, मतलब इसको टच करके जाना है। मिरर है ना ये प्लेन मिरर, इसको टच करके जाना है, बी पे जाना है और एस बी तक जाना है, बी तक जाना है, बी पॉइंट तक जाना है और इसे टच करके जाना है। बिना टच करके नहीं जा सकते आप, ऐसे नहीं जा सकते कि ऐसे चला गया बी में, तो ऐसे नहीं जा सकते। कैसे जाओगे, टच करके जाना है किसे, मिरर को। तो एक तो देखो ऐसे जा सकते हो, देखो एक ऐसे जा सकते हो, ये गए, ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो। लेकिन अगर मान लो ये इसके मिड में जाए, बिल्कुल मिड में, मान लो ये मिड है ना, यहां से जाए और ये ऐसे जाए, तो इसे मिनिमम टाइम लगेगा। तो ये ऐसे ही जाएगी, कैसे जाएगी, ये बिल्कुल इसके मिड में जाएगी। कहाँ जाएगी, इसके मिड में। अब ये यहां से जाएगी क्योंकि इसे मिनिमम टाइम लगेगा। अगर मान लो इसे यहाँ बी तक पहुंचना है तो ये ऐसे ही जाएगी, इसे मिनिमम टाइम ऐसे ही लगेगा, बिल्कुल मिड में जाना पड़ेगा। इससे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम होंगे, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो दोनों सेम ही होते हैं, तो इस केस में दोनों सेम होंगे, ठीक है। और कम से कम टाइम भी यही लगेगा। क्लियर है, तो ये हमेशा ही कहाँ जाती है, ये एक ऐसे पाथ को फॉलो करती है, ऐसे पाथ पे जाती है जिस पाथ पे जाने पर इसे मिनिमम टाइम लगे। समझ में आ गया, ये इसका प्रिंसिपल है। लाइट ऑलवेज फॉलोज द पाथ ऑफ मिनिमम टाइम, मिनिमम टाइम वाले पाथ को हमेशा ही फॉलो करती है ये। क्लियर, ये यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा, डन है।
नेक्स्ट बढ़े, ठीक है नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन तो हमने कर ही लिया, इसका आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा इसका? ये आएगा ना, क्योंकि तीनों का प्लेन सेम होएगा। इसका एक्स वाई है, इसका एक्स वाई है, तो इसका भी एक्स वाई होएगा। आर फाइंड कर रहे हैं तो आर का भी क्या होगा? एक्स वाई होएगा। ये सारे नहीं आएंगे, देखते ही क्वेश्चन हो जाएगा ये वाला। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्लेन मिरर, सुनो देखो, रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे। देखो रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे क्या होती है? दो तीन केस है, सुनना ध्यान से। रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे, मान लो मिरर है हमारे पास, प्लेन मिरर है, हमने उसे फिक्स कर दिया। क्या कर दिया? उसे फिक्स कर दिया, मतलब वो हिले डुलेगा नहीं, फिक्स कर दिया हमने, फिक्स कर दिया। यहाँ पे फिक्स कर रखा है मिरर को। क्लियर है? ठीक है। कीपिंग मिरर फिक्स्ड, मिरर को कर दिया फिक्स। इफ इंसिडेंट रे इज rotated by an angle theta, then reflected ray also rotate by the same angle but in opposite sense। इसका मतलब क्या है? सुनो देखो, यहाँ पे इस मिरर को क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है। डन है? ये तो पता ही हमें ये कौन सी है? इंसिडेंट, और ये रिफ्लेक्टेड, और ये नॉर्मल। मान लो अगर इससे हम, मान लो ये क्या है? इंसिडेंट रे है, इसको थीटा रोटेट करते हैं, थीटा रोटेट कर दिया, तो ये रिफ्लेक्टेड रे भी थीटा रोटेट होएगी, लेकिन होएगी अपोजिट डायरेक्शन में। मान लो अगर इंसिडेंट रे इस तरफ रोटेट हो रही है, इस तरफ ऐसे रोटेट हो रही है, तो रिफ्लेक्टेड रे इस तरफ रोटेट होगी। ये मान लो, ये यहाँ पे मान लो 30 डिग्री था, तो ये भी 30 होएगा। पहले कुछ भी रोटेट नहीं हुआ, ये फिक्स है, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है, सेम ही रहेगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यही था, सेम रहेंगे दोनों के एंगल। ये मान लो यहाँ पे आ गया, ये हो गया 20 डिग्री, तो ये भी इधर आ जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा? यहाँ पे ये भी 20 डिग्री हो जाएगा। दोनों का एंगल सेम ही रहेगा ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा क्या होते हैं? सेम होते हैं। सेम करने के लिए अगर ये इधर घूम रहा है तो इसको इधर घूमना पड़ेगा, और अगर मान लो ये इधर घूम रहा है तो उसको उधर घूमना पड़ेगा। मतलब हमेशा अपोजिट सेंस में घूमना पड़ेगा। देखो अगर मान लो 20 डिग्री, मान लो ये 10 डिग्री इस तरफ रोटेट हुआ, तो ये वाला भी 10 डिग्री इस तरफ रोटेट होएगा, थीटा ही रोटेट होएगा। मान लो ये थीटा रोटेट हो रहा है तो ये भी थीटा रोटेट होएगा, लेकिन डायरेक्शन दोनों की सेम होगी। अगर ये इधर रोटेट हो रहा है ना, तो ये वाला इधर रोटेट होएगा, ताकि एंगल दोनों का सेम रहे। एंगल दोनों का क्या रहे? सेम रहे। देखो सुनो, अगर मान लो ये इधर रोटेट हो रहा है तो ये वाला इधर रोटेट होएगा। मान लो ये इधर रोटेट हो रहा है ऐसे, तो ये वाला इधर रोटेट होएगा ऐसे। ठीक है, तभी तो दोनों का एंगल सेम रहेगा। मान लो ये इधर आ गया ना, इधर आ गया, मान लो 15 डिग्री है ये, तो इसको इधर ही रोटेट होना पड़ेगा, तभी तो 15 डिग्री आएगा। तो बस यही है जो रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे है, वो यही है कि कीपिंग मिरर फिक्स। सबसे पहले मिरर को फिक्स करेंगे, उसके बाद इफ इंसिडेंट रे इज रोटेटेड बाय एन एंगल ऑफ थीटा, अगर इसे थीटा एंगल रोटेट कर दिया तो रिफ्लेक्टेड रे भी रोटेट होएगी बाय द सेम एंगल। सेम एंगल से ही रिफ्लेक्टेड रे भी रोटेट होएगी, बट इन अपोजिट सेंस। डायरेक्शन दोनों की अपोजिट होएगी। थीटा सेम रहेगा, जितने एंगल से इंसिडेंट रे रोटेट हो रही है उतने ही एंगल से रिफ्लेक्टेड रे रोटेट होएगी, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी। क्लियर है ये? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, देखो ये है एक और बात जो इसमें नहीं लिखी हुई, ये जो इनकी एंगुलर वेलोसिटी है वो सेम होती है। मान लो एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है, मतलब मान लो ये अगर रोटेट कर रही है मान लो 4 रेडियन पर सेकंड से, तो ये भी 4 रेडियन पर सेकंड से रोटेट करेगी, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है? क्लॉकवाइज है, तो इसके अपोजिट होगी, यानी इसकी क्या हो जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। क्लियर? हमेशा ही सेम एंगुलर वेलोसिटी, सेम एंगुलर वेलोसिटी से ही रोटेट करेगी। ठीक है, अगर इसकी 4 है तो इसकी 4 होगी। एंगुलर वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी? सेम ही रहेगी। थीटा सेम रहेगा, एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगी, डायरेक्शन अपोजिट होगी। डन है? तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? 2 रेडियन पर सेकेंड। इजी है ना ये?
2 रेडियन पर सेकेंड, और ये इस तरफ ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, तो ये किस तरफ घूमेगी, ऐसे घूमेगी, यानी ये कैसे होगी, ये क्लॉकवाइज है, तो ये कैसे होगी, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर, डन। ठीक है, नेक्स्ट। अब 4 रेडियन पर सेकंड से 4 रेडियन पर सेकंड से इस तरफ घूम रही है, इस तरफ घूम रही है, तो ये किस तरफ घूमेगी, इस तरफ घूमेगी, और एंगुलर वेलोसिटी तो सेम ही रहेगी 4 रेडियन पर सेकंड। ये एंटी क्लॉकवाइज, कैसे घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये कैसे घूमेगी, क्लॉकवाइज। दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। ये केस समझ में आ गया, क्वेश्चन भी कर लिए इसके, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रोटेशन ऑफ मिरर। सुनो देखो, इसमें ना हमें मिरर को फिक्स नहीं करना, नाम रोटेशन ऑफ मिरर है, तो मिरर को फिक्स नहीं करना। इसमें हम किसे फिक्स करेंगे, हम इसमें फिक्स करते हैं इंसिडेंट रे को। किसे फिक्स करते हैं, इंसिडेंट रे को। मिरर अगर मान लो रोटेट करते हैं, मान लो मिरर रोटेट कर दिया थीटा, थीटा एंगल से हमने मिरर को रोटेट कर दिया, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो 2 थीटा से रोटेट होती है। रोटेशन ऑफ मिरर के केस में क्या होता है, हम इसमें फिक्स करते हैं इंसिडेंट रे को, और इसमें मिरर को थीटा रोटेट करते हैं। किससे रोटेट करते हैं, मिरर को, कितने एंगल से, थीटा से। अगर थीटा एंगल से हम मिरर को रोटेट कर रहे हैं, तो इस केस में जो रिफ्लेक्टेड रे है वो 2 थीटा रोटेट हो जाती है, 2 थीटा के एंगल से रोटेट हो जाती है, मतलब डबल होगी। मान लो ये 10 कर दिया, तो ये कितने हो जाएगा, 2 इंटू 10 यानी कि 20। ठीक है, ये 20 कर दिया तो ये 40, मतलब हमेशा ही 2 थीटा एंगल से रोटेट होगी। देखो 2 थीटा से क्यों होगी, 2 थीटा से क्यों होती है, पहले तो ऐसे था, मिरर ऐसे था, अब इसे ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे तो नॉर्मल तो इसके परपेंडिकुलर ही होती है, नॉर्मल तो हमेशा क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। तो एक तो इस नॉर्मल की वजह से भी तो थीटा एंगल बढ़ रहा है, और इसकी वजह से भी, इसकी वजह से तो जो थीटा हो रहा है वो तो हो रहा है, एक नॉर्मल की वजह से भी तो थीटा एंगल बढ़ रहा है। तो इस केस में जो ये आर है, ये आर रोटेट करती है 2 थीटा से। किससे रोटेट करेगी, 2 थीटा के एंगल से रोटेट करेगी। अगर हमने मान लो थीटा रोटेट कर दिया मिरर को, तो ये रोटेट होएगा 2 थीटा, और फिक्स्ड इसमें होता है इंसिडेंट रे। क्लियर है, इसकी डेफिनेशन है कीपिंग इंसिडेंट रे फिक्स्ड। इंसिडेंट रे को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। इफ मिरर इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा, मतलब मिरर अगर रोटेट कर रहा है थीटा के एंगल से, तो रिफ्लेक्टेड रे आल्सो रोटेटेड बाय 2 थीटा द सेम, मतलब डायरेक्शन सेम ही होगी। इसमें डायरेक्शन नहीं बताई मैंने, डायरेक्शन सेम ही होगी। उसमें क्या थी, डायरेक्शन चेंज थी। इंसिडेंट रे और मान लो मिरर फिक्स कर दिया, और ये अगर मान लो ऐसे रोटेट कर रही है, तो इसमें रिफ्लेक्टेड रे ऐसे रोटेट करेगी। दोनों की डायरेक्शन क्या थी, सेम थी। लेकिन अगर मिरर इधर ही रोटेट कर रहा है, तो ये भी इधर ही रोटेट करेगी। मिरर मान लो अगर ऊपर रोटेट कर रहा है, तो ये भी ऊपर ही रोटेट करेगी। दोनों की रोटेट होने की जो डायरेक्शन है वो सेम होगी। रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे में ऐसा नहीं था। इन दोनों में, रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे में तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है, इंसिडेंट रे की और रिफ्लेक्टेड रे की, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है। लेकिन रोटेशन ऑफ मिरर में ऐसा नहीं होता, मिरर और रिफ्लेक्टेड रे दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। क्लियर है, ये दोनों इसी तरफ ही रोटेट करेंगे, ये थीटा से घूमेगा और ये 2 थीटा से घूमेगा, डायरेक्शन दोनों की सेम होगी। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गई बात। इस पे बेस्ट क्वेश्चन करते हैं एक आधा। अब देखो यहाँ पे आई तो फिक्स्ड है, आई क्या है यहाँ पे, फिक्स्ड है। रुको, कहाँ गया, ये 3 रेडियन पर सेकंड से क्या कर रही है, घूम रही है। 3 रेडियन पर सेकंड से घूम रही है, तो इस केस में ये कितना हो जाएगा, 6 रेडियन पर सेकंड, और डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। डायरेक्शन क्या होगी इसकी, सेम होएगी। डायरेक्शन क्या होगी, सेम होएगी। क्लियर है, डन, ओके, आगे बढ़ते हैं।
इसमें देखो ये मिरर इस तरफ रोटेट कर रहा है, मतलब ये कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 रेडियन पर सेकेंड, 2 थीटा करेंगे तो 10 रेडियन पर सेकेंड, और इसकी डायरेक्शन भी कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो ये भी रिफ्लेक्टर रे भी एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेगी। अगर ये क्लॉकवाइज होता, जैसे पहले क्वेश्चन में क्लॉकवाइज था, तो ये भी क्लॉकवाइज घूमती। अब ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। मिरर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेगी, रोटेट करेगी। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो अब ये क्वेश्चन है, देखो इसमें आई भी रोटेट कर रही है, मिरर भी रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो एक बार हम मिरर को फिक्स मान लेते हैं, एक बार आई को मान लेंगे। ठीक है, एक बार इसे हटा दो, एक बार इसे मान लेते हैं कि ये क्या है, फिक्स्ड है। क्या यहाँ पे ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, तो इस केस में 10 से इधर घूम रही है, 10 से ऐसे रोटेट कर रही है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे होगी, और ये कितनी होगी, सेम ही होगी, 10 रेडियन पर सेकेंड। जो हमने दो सीखा, एक तो सीखा रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे, रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे सीखा है, और एक सीखा है रोटेशन ऑफ मिरर। दोनों का मिक्स क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमने लगा दिया रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे। ठीक है, जो अब किया ये 10 रेडियन पर सेकंड जो निकाला है, ये निकाला है रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे के थ्रू। अब लगाएंगे यहाँ पे रोटेशन ऑफ मिरर के थ्रू। देखो कैसे करेंगे, पहले तो ये समझ में आ गया कि ये इस तरफ घूम रही है 10 रेडियन पर सेकंड से, तो ये इस तरफ घूमेगी 10 रेडियन पर सेकंड से, यानी ये क्लॉकवाइज घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। क्लियर है? थीटा सेम रहेगा। अब मान लेते हैं कि ये फिक्स्ड है, इसे हटा दो, इसे मान लेते हैं ये फिक्स्ड है, ये फिक्स मान लेते हैं यहाँ पे। ये फिक्स है, यानी कि ये 20 रेडियन पर सेकंड से क्लॉकवाइज घूम रही है। कैसे घूम रही है, क्लॉकवाइज, तो ये भी क्लॉकवाइज ही घूमेगी। यहां तक तो मानते हो, ये कैसे घूमेगी, ये भी क्लॉकवाइज घूमेगी। ये कितने से घूमेगी, 40 रेडियन पर सेकंड से, 40 रेडियन पर सेकंड से घूमेगी, तो नेट कितना आ जाएगा, 30 रेडियन पर सेकंड क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज आ जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि ऐसे घूम रही है ज्यादा, 40 है ना, तो ये आ जाएगा क्लॉकवाइज 30 रेडियन पर सेकंड। यहां तक डन है, क्लियर है, क्लॉकवाइज। क्लियर, नेक्स्ट। सुनो देखो, अब वही वैसा ही सेम क्वेश्चन है, एक बार इसे फिक्स मान लेते हैं। ये क्या है हमारे पास, फिक्स्ड मान ली। ठीक है, तो ये इस तरफ रोटेट कर रही है, यानी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है 6 रेडियन पर सेकंड से, तो ये कैसे रोटेट करेगी, एंटी क्लॉकवाइज, यानी इस तरफ करेगी, और सेम 6 रेडियन पर सेकंड से। क्लियर है? अब इसे फिक्स मान लेते हैं, इसे फिक्स मान लिया, इसे रफ कर देते हैं। अब ये रोटेट कर रहा है मिरर 3 रेडियन पर सेकंड से। कैसे रोटेट कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी कैसे करेगी, एंटी क्लॉकवाइज, और 2 थीटा करेगी ना, यानी कि ये कितनी करेगी, 6 रेडियन पर सेकंड, मतलब 2 इंटू 3 करेगी। तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों कैसे घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका आंसर आ जाएगा 12 रेडियन पर सेकंड, और ये आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है, डन। तो इस टाइप के दोनों के अगर मिक्स क्वेश्चन आए तो इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे ना। क्लियर है, ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वैसा ही क्वेश्चन है, एक बार इसे फिक्स मान लेते हैं, एक बार इसे मान ले पहले, चलो इसे मान लेते हैं। ये मान लो फिक्स है एक बार। ठीक है, तो इस केस में ये इस तरह घूम रही है, अब ये घूम रही है कैसे, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। इंसिडेंट रे जो है वो कैसे घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये वाली कैसे घूमेगी, क्लॉकवाइज, और घूमेगी कितने, 2 रेडियन पर सेकंड से।
थीटा सेम ही होता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है इंसिडेंट रे के केस में बात करें तो। और अब मिरर के केस में बात करें तो डायरेक्शन सेम होगी, डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी, लेकिन जो थीटा होगा वो 2 थीटा हो जाएगा, यानी 4 × 2। अब इस केस में इसको फिक्स मान लेते हैं और यहाँ पे 4 है, यानी ये कितना आ जाएगा 8 रेडियन पर सेकेंड। नेट कितना आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 6 रेडियन पर सेकेंड। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ ये जाता तो ये हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है, यहाँ तक डन है। ठीक, आगे बढ़े। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो अब ये कुछ एक केस हो रहे हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट एंड मिरर। सुनो देखो, केस नंबर फर्स्ट क्या है, सबसे पहले तो इनमें ना जो मिरर है वो फिक्स है। मिरर क्या है, फिक्स। क्या है, फिक्स। मिरर फिक्स है यहाँ पे, ठीक है, मिरर फिक्स ही रहेंगे। क्या केस है, सुनो, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स पैरेलल टू नॉर्मल देन स्पीड ऑफ इमेज इज सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट बट इन अपोजिट डायरेक्शन। सुनो देखो, अगर एक ऑब्जेक्ट को मूव करा रहे हैं नॉर्मल के पैरेलल में, नॉर्मल के पैरेलल में, मतलब नॉर्मल है ये, इसके पैरेलल में अगर मान लो नॉर्मल यहाँ पे, तो नॉर्मल ऐसे होगा ना, मिरर के परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल, तो नॉर्मल के अगर पैरेलल में हम क्या करवा रहे हैं, ये नॉर्मल है, इसके पैरेलल में नहीं, पैरेलल में एक ऑब्जेक्ट को मूव करवा रहे हैं, तो जो इमेज दिखेगी वो सेम स्पीड से दिखेगी। मतलब अगर मान लो हम इसे v की स्पीड से मूव करवा रहे हैं तो ये भी v की स्पीड से ही मूव होगी। जो इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट की, जो इमेज बनेगी वो भी किससे मूव करेगी, v की स्पीड से करेगी, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रहा है तो इसकी इमेज इस तरफ जाती दिखेगी। मिरर में क्या होगा यार, देखो अगर अंदर रिफ्लेक्शन दिख रहा है तो, वैसे तो नहीं दिख रहा होगा, ये पास है, ये दूर दूर जा रहे हैं तो वो भी उस तरफ ही जा रही है, लेकिन जो इसकी स्पीड है, जो इसकी स्पीड है वो क्या रहेगी, दोनों की सेम रहेगी। सुनो देखो, दोबारा से सुनो, क्या बोला मैंने, दोबारा से सुनो एक बार। ये मिरर है, ये यहाँ पे क्या है, फिक्स है, ठीक है, मिरर है, फिक्स है। इस केस में ये नॉर्मल है, इसके परपेंडिकुलर होता है हमेशा ही नॉर्मल। मिरर के परपेंडिकुलर क्या होता है, नॉर्मल होता है। नॉर्मल के पैरेलल में अगर किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवा रहे हैं, ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज भी मूव करेगी और दोनों की स्पीड सेम होगी। मान लो ये मूव कर रही है v से, तो ये भी मूव करेगी v से, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव कर रहा है v की स्पीड से, तो इमेज, इस ऑब्जेक्ट की इमेज इस तरफ मूव करेगी, स्पीड सेम ही रहेगी, v स्पीड सेम रहेगी, स्पीड तो। क्लियर है, डायरेक्शन अपोजिट होगी, ये बात याद रखना, डायरेक्शन अपोजिट होगी। अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रहा है ना, तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज इस तरफ जाएगी, स्पीड दोनों की सेम रहेगी। ये v से जा रहा है तो ये भी v से जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो ये भी 10 मीटर से जाएगी, ठीक है, दोनों की क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्या सेम रहेगी, स्पीड, डायरेक्शन चेंज रहती है। अगर ये इसमें इस तरफ आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, ये इस तरफ आ रहा है, तो ये इस तरफ आएगी। ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा है, तो इमेज भी ऐसे आएगी। ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा है, इमेज ऐसे आएगी, दोनों की डायरेक्शन सेम अपोजिट है, सेम नहीं है ना, ये इस तरफ जा रहा है, अगर ये इस तरफ जाती तो सेम होती, लेकिन ये इस तरफ आ रही है, यानी इसकी डायरेक्शन इस तरफ है और इसकी डायरेक्शन, इमेज की, ऑब्जेक्ट की इमेज की डायरेक्शन इस तरफ है। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन स्पीड सेम होगी। जिस स्पीड से ये इस तरफ जाएगी, ये ऐसे जा रही है v की स्पीड से, तो ये इस तरफ आएगी v की स्पीड से। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को मूव करवा रहे हैं नॉर्मल के पैरेलल में। अगर ऑब्जेक्ट को मूव करवा रहे हैं v की स्पीड से, तो इसकी इमेज भी v की स्पीड से ही मूव करेगी, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। ये इस तरफ आ रहा है तो ये इस तरफ आएगी, ये इस तरफ जा रहा है तो ये इस तरफ जाएगी, स्पीड सेम होगी। क्लियर है, ठीक है, नेक्स्ट केस पे पढ़ते हैं। सुन लो, देखो केस नंबर 2, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स परपेंडिकुलर टू नॉर्मल, किसके परपेंडिकुलर, नॉर्मल की क्या जाए, परपेंडिकुलर जाए, देन स्पीड ऑफ इमेज इज सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इन सेम डायरेक्शन। यहाँ पे मिरर लगा हुआ है मान लो, तो ये ऐसे जा रही है तो डायरेक्शन तो सेम ही जाएगी, ऐसे तो है नहीं। देखो मान लो हमारे सामने मिरर लगा हुआ है, क्या हुआ इसके,
अगर मिरर तो फिक्स है, मिरर नहीं हिल रहा, मिरर नहीं मूव कर रहा, मिरर फिक्स है, ये बात सेट कर लो, मिरर फिक्स है, मिरर को नहीं मूव कर रहे, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल के क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है परपेंडिकुलर, ये नॉर्मल है, नॉर्मल के परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट को मूव करवा रहे हैं v की स्पीड से, तो जो इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी वो भी सेम ही डायरेक्शन में जाएगी और सेम ही स्पीड से जाएगी। अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इसकी स्पीड v है, ये ऑब्जेक्ट है, ये नॉर्मल के परपेंडिकुलर है, ये नॉर्मल है, ठीक है। सारा छोटे ध्यान से दोबारा से सुनो, ये नॉर्मल है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये मूव कर रहा है इसके परपेंडिकुलर v की स्पीड से, तो जो इसकी इमेज है वो भी मूव करेगी इसके ही परपेंडिकुलर v की ही स्पीड से, यानी कि दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, ऑब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, दोनों की स्पीड सेम होगी, ठीक है। कब होएगा ये, जब क्या हो, इसे कहाँ मूव करवाएं, नॉर्मल के परपेंडिकुलर मूव करवाएं, नॉर्मल के परपेंडिकुलर अगर मूव करवा रहे हैं तो इस केस में दोनों की स्पीड सेम रहेगी, ठीक है, और दोनों की डायरेक्शन भी सेम रहेगी। अगर पैरेलल मूव करवाते हैं, नॉर्मल के पैरेलल मूव करवा रहे हैं ऑब्जेक्ट को, तो इस केस में क्या होता है, दोनों की स्पीड सेम होती है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है। लेकिन अगर मान लो इसके परपेंडिकुलर मूव करवा रहे हैं तो इस केस में स्पीड भी सेम होती है, डायरेक्शन भी सेम होती है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, आ रहा होगा। देखो इसमें क्या है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल के पैरेलल में जा रही है, पैरेलल में जाती है तो स्पीड सेम होती है लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट होती है। और अगर नॉर्मल के परपेंडिकुलर है, नॉर्मल के परपेंडिकुलर मोशन करवा रहे हैं, मूव करवा रहे हैं, तो इस केस में स्पीड भी सेम होती है और डायरेक्शन भी सेम होती है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। ये तो ऊपर लेके जा रहे हैं, ये इससे नीचे लेके जा रहे हैं तो ये भी नीचे आएगी, स्पीड सेम ही रहेगी। ये v से लेके आ रहे हैं तो ये भी v से ही आएगी, डायरेक्शन भी सेम रहेगी, स्पीड भी सेम रहेगी। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केस नंबर 3, कीपिंग ऑब्जेक्ट फिक्स। अब हमें ऑब्जेक्ट को फिक्स कर दिया, पहले 2 केस में क्या था, मिरर फिक्स था, लेकिन अब कर दिया ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ऑब्जेक्ट इधर आता है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, और इस केस में हम मिरर को मूव करवा रहे हैं। ऑब्जेक्ट तो फिक्स कर दिया, मूव किसे करवा रहे हैं, मिरर को मूव करवा रहे हैं। अगर मिरर को v की स्पीड से मूव करवा रहे हैं तो इमेज जो मूव करेगी वो 2v की स्पीड से करेगी। हाँ ऐसा आप करके देख लेना, ऐसा ही लगता है कि वो बहुत जल्दी जल्दी दूर जा रही है हमसे, इमेज छोटी होती जा रही है, ऐसे आप करके देख सकते हो, ये 2v की है, ऐसा ही लगता है, होता भी ऐसा ही है, लगता भी, लगेगा भी ऐसा और होगा भी ऐसा, होता ही ऐसा है। सुनो देखो, ऑब्जेक्ट अगर फिक्स है और अगर हम मिरर को मूव करवा रहे हैं v की स्पीड से, तो जो इमेज की स्पीड दिखेगी वो 2v दिखेगी, मतलब ये जो मूव करेगी वो 2v से मूव करेगी। अगर मान लो ये मूव हमने करवा दिया v की स्पीड से, तो यहाँ पे ये मूव करेगी इमेज 2v की स्पीड से, ठीक है, और डायरेक्शन दोनों की सेम होगी। मिरर को अगर मान लो इस तरफ मूव कर रहे हैं तो इमेज भी इसी तरफ मूव होएगी और स्पीड क्या हो जाएगी, 2v हो जाएगी। ये v की स्पीड से मूव कर रहा है, ये 2v की स्पीड से मूव करेगी, डायरेक्शन दोनों की सेम होएगी। मान लो ये इस तरफ मूव कर रहे हैं v की स्पीड से, मिरर इस तरफ मूव कर रहा है तो ये भी इसी तरफ मूव करेगी लेकिन 2v की स्पीड से, डबल से करेगी। ये 10 से कर रहा है मान लो, फिर ये 20 से करेगी, ये 20 से कर रहा है मान लो, फिर ये 40 से करेगी, डबल स्पीड से मूव करेगी। क्लियर है। कीप ऑब्जेक्ट फिक्स्ड इफ मिरर मूव विद स्पीड v, इफ मिरर मूव्स विद स्पीड v along normal, then image moves with speed 2v in the same direction। अगर मिरर v की स्पीड से मूव कर रहा है अलोंग नॉर्मल, मतलब नॉर्मल के अलोंग क्या कर रहा है, v की स्पीड से मूव कर रहा है, तो इमेज 2v की स्पीड से मूव करेगी इन द सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन दोनों की सेम होगी। 3 केस करवा दिए, तीनों केस समझ में आ गए होंगे, ठीक है, क्लियर है, ओके। सुन लो देखो तीनों केस, पहला केस क्या था हमारा, पहले केस में क्या करते थे, मिरर को फिक्स कर दिया, क्या कर दिया हमने,
मिरर को फिक्स कर दिया और ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे थे, मूव करवा रहे थे, ऑब्जेक्ट को मूव करवा रहे थे। अगर हम नॉर्मल के पैरेलल में मूव करवा रहे हैं तो इस केस में क्या होगा, दोनों की इमेज की और ऑब्जेक्ट की, इमेज की और ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, लेकिन स्पीड सेम होती है। ठीक है, पहला केस क्या था, अगर हम ऑब्जेक्ट को नॉर्मल के पैरेलल मूव करवा रहे हैं और वहां पे मिरर फिक्स है, तो इस केस में दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है। किस किस की, ऑब्जेक्ट की और इमेज की डायरेक्शन अपोजिट होती है, लेकिन स्पीड सेम होती है v। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड केस क्या था, मान लो हम नॉर्मल के परपेंडिकुलर मूव करवा रहे हैं ऑब्जेक्ट को, नॉर्मल के परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट को मूव करवा रहे हैं और मिरर फिक्स है, तो इस केस में ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो भी सेम डायरेक्शन में मूव करेगी और स्पीड दोनों की सेम होगी। दोबारा से सुन लो, कोई ना, दोबारा से सुन लो। सेकंड केस क्या था, मिरर फिक्स है, नॉर्मल के परपेंडिकुलर क्या करवा रहे हैं, ऑब्जेक्ट को मूव करवा रहे हैं, तो इस केस में ऑब्जेक्ट की इमेज भी सेम डायरेक्शन में मूव करती है और सेम स्पीड से मूव करेगी। वो v से कर रहा है तो उसकी इमेज भी v से ही मूव करेगी। क्लियर है। थर्ड केस क्या है हमारा, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को फिक्स कर देते हैं और इस केस में मिरर अगर मान लो हम v से मूव करवा रहे हैं तो जो इमेज है वो 2v से मूव करती है और डायरेक्शन दोनों की सेम होती है। तीन केस है, तीनों आगे होंगे समझ में। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ केस सुन लो, कीप ऑब्जेक्ट फिक्स्ड इफ मिरर मूव्स विद स्पीड v परपेंडिकुलर टू नॉर्मल देन नो इफेक्ट ऑन इमेज। ये कहाँ गया, मिरर को मूव करवा रहे हैं परपेंडिकुलर टू नॉर्मल, नॉर्मल के परपेंडिकुलर, मान लो ऐसे मूव करवा रहे हैं, ये नॉर्मल के परपेंडिकुलर हो गया ना, नॉर्मल के परपेंडिकुलर, नॉर्मल के परपेंडिकुलर अगर मिरर को मूव करवाएं तो ना तो ऑब्जेक्ट पे कोई इफेक्ट आता है ना ही इमेज पे कोई इफेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट पे तो आएगा ही क्या, ऑब्वियस सी बात है, इमेज पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अगर मिरर मूव कर रहा है किसके परपेंडिकुलर, नॉर्मल के परपेंडिकुलर, अगर मिरर मूव कर रहा है तो इस केस में इमेज पे कोई इफेक्ट नहीं आता, चाहे वो ऊपर मूव करे चाहे वो नीचे मूव करे, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्लियर है, फोर्थ केस भी क्लियर है। फोर्थ केस क्या है, ऑब्जेक्ट फिक्स है, मिरर को मूव करवा रहे हैं नॉर्मल के परपेंडिकुलर, तो इस केस में इमेज पे कोई इफेक्ट नहीं आता। फोर्थ केस क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ एक क्वेश्चन है, लिसन, अब एक ये क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। एक चीज बता दूं मैं, जो अब हमने 4 केस किए जिसमें 2 में ऑब्जेक्ट फिक्स था, 2 में मिरर फिक्स था, ठीक है, 4 केस किए, ये सभी किए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में किए, ये सारे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये सारी बातें थी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, जो अभी तक केस किए हैं, जो ये पैरेलल परपेंडिकुलर वाले जो केस किए, नॉर्मल के पैरेलल परपेंडिकुलर, ये सारे थे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब सुन लो, देखो ये ऑब्जेक्ट दे रखा है, ये मिरर दे रखा है, पहले इनके कंपोनेंट ले ले, एक आएगा इधर, एक आएगा इधर, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऊपर कितना आएगा, ये यहाँ पे आएगा cos 30 40, यानी ये आ जाएगा 20√3, ऊपर आ जाएगा 20। डन है जी। इसके भी 2 कंपोनेंट आएंगे, एक इधर एक इधर, इधर कितना आएगा, इधर आ जाएगा 10, इधर आ जाएगा 10√3। क्लियर है यहाँ तक, इनके कंपोनेंट ले लिए, इन्हें हटा दो, कोई काम नहीं इनका, हटा दिया। ठीक है यहाँ तक, ओके। इसके बाद अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या फाइंड करनी है, इमेज फाइंड करनी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो पहले इसकी वजह से फाइंड कर लें, फिर इस मिरर की वजह से फाइंड कर लेंगे। क्लियर है, पहले इसकी वजह से फाइंड कर लें। इसकी इस तरफ है 10√3, तो इसकी इस तरफ होगी 10√3, ऑब्जेक्ट इस तरफ आ रहा है 10√3 से, तो इमेज भी इस तरफ ही आएगी 10√3 से। दोनों की जो v स्पीड है वो सेम होगी, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी।
डायरेक्शन मतलब डिफरेंट होगी, अपोजिट होगी, ऐसा कर दिया। ये 10 नीचे है तो इसका भी 10 क्या होगा, नीचे हो जाएगा। ये केस किया ना हमने कि अगर मान लो ये नीचे जा रहा है तो ये भी नीचे जाएगी सेम डायरेक्शन में एंड सेम स्पीड से, ठीक है। ये इसकी बात होगी। अब इसकी बात करते हैं। देखो मिरर मूव कर रहा है 20 से, मिरर मूव कर रहा है 20 से, ये मान लो यहाँ पे नॉर्मल है, यहाँ पे नॉर्मल है। नॉर्मल के क्या है, ये परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, नॉर्मल के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, तो इस केस में इसकी वजह से तो कुछ होगा ही नहीं, इसकी वजह से कोई इफेक्ट आएगा ही नहीं इमेज पे, क्योंकि हमने एक केस किया था कि अगर मिरर नॉर्मल के परपेंडिकुलर मूव करता है तो इस केस में इमेज पे कोई इफेक्ट नहीं आता, तो इस केस में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्लियर है, इमेज पे इसकी वजह से तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब ये इधर मूव कर रहा है, मिरर इधर मूव कर रहा है 20√3 से, किससे, 20√3 से। तो जो इमेज है, ऑब्जेक्ट की इमेज है, वो कितने से मूव करेगी, 2v से करेगी ना। अगर मिरर मूव करता है v से तो इस केस में इमेज कैसे मूव करती है, 2v से करती है, यानी कि 2 इंटू में 20√3 यानी कि 40√3, और डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है, तो इधर क्या हो जाएगा 40√3, डायरेक्शन सेम कर दी। तो इस केस में ये कितना बनेगा, ये बनेगा माइनस का 50√3 आई कैप, और ये नीचे क्या है माइनस का 10 जे कैप। ये आगे हमने इमेज की v फाइंड कर ली, स्पीड फाइंड कर ली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात करते हैं हम, ये जो सारे फॉर्मूले किए हमने वो सारे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में थे, ये हमने ग्राउंड के रिस्पेक्ट में v इमेज की v फाइंड कर ली। क्लियर है यहाँ तक। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कैसे फाइंड करेंगे, सुनो देखो वो भी करेंगे। पहले ये लिख लूं मैं एक बार, थोड़ा ये रफ कर दे। यहाँ पे ये नेट कितना हो जाएगा, 50√3 हो जाएगा, 50√3 लिख लेते हैं, ठीक है, इसे कैंसिल कर देते हैं, ये इधर हो जाएगा 50√3। क्लियर है जी, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में फाइंड करनी है तो इस केस में हम पता है क्या करते हैं, इमेज की v फाइंड करनी है ना ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, तो ऑब्जेक्ट की जो स्पीड्स होती है, सारी ऑब्जेक्ट्स की जो स्पीड होती है वो वेलोसिटी है ना, यहाँ पे वो पलट के इसको दे देते हैं। इमेज की v फाइंड करनी है, इमेज की वेलोसिटी फाइंड करनी है, यही फाइंड करनी है ना, इमेज की वेलोसिटी फाइंड करनी है, यस। तो इस केस में और किसके रिस्पेक्ट में करनी है, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। जिसके रिस्पेक्ट में हम फाइंड करते हैं उसकी वेलोसिटी दे देते हैं, उनकी डायरेक्शन चेंज करके। ये हमने पहले भी पढ़ रखा है हमने +1 में। देखो कैसे, ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसमें करते हैं फिर समझ में आएगा। ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में फाइंड करनी है ना, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ये रहा, एक बार इसे भूल जाओ, इसका कोई काम नहीं है। इस पार्ट में सिर्फ ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज की v बतानी है, तो बताते हैं। देखो 10 इस तरफ है, 10√3, इसकी डायरेक्शन चेंज कर दो, इस तरफ जा रही है तो ये इस तरफ आ जाएगी 10√3। मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पलट के, इस तरफ जा रही थी इसको पलट दिया, इस तरफ जा रही थी इसको पलट दिया और इसको दे दी। क्लियर है, पलट के इधर देना, और इसकी ये नीचे है, नीचे जा रही है तो इसको पलट देंगे तो ये ऊपर हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी, तो 10 से 10 हो जाएंगे कैंसिल, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 60√3 आई कैप। समझ में आ रहा है कैसे पलट रहे हैं, ठीक है, यहां तक तो ठीक है। अब सुन लो, तो इमेज की बात कर रहे थे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। अब बात करते हैं मिरर के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, मिरर के रिस्पेक्ट में। तो ये 20 का है, ऊपर की तरफ है, 20 ऊपर की तरफ है, इसको नीचे की तरफ दे दो, मतलब इसी पे होता है, सेम ही होता है इसी पे ही, ये ऐसे नहीं होता, ये तो बस समझाने के लिए ऐसे बना देते हैं, ऐसे ऊपर ही होता है, ठीक है। 20 दे दी, इसकी इस तरफ है, पलटेंगे तो ये इस तरफ हो जाएगी, होगी, ये कितनी आ जाएगी नेट, ये आ जाएगी नेट -30√3 आई कैप, और ये नीचे आ जाएगी माइनस का 30 जे कैप। हेंस सारी हमने
इमेज की वेलोसिटी फाइंड कर ली, हर एक के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में फाइंड कर ली, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में फाइंड कर ली, एंड मिरर के रिस्पेक्ट में फाइंड कर ली। ये पलटने वाला सिस्टम समझ में आ रहा होगा। ये तो हमने सारे फॉर्मूले किए उससे किए हैं, और ये पलट के देनी है तो आसान ही है। इसकी बात करें तो इसकी पलट दो यानी इधर दे दो, इसकी बात करें तो इसकी पलट दो यानी ऊपर दे दो। इजी है ये तो। क्लियर। एक और क्वेश्चन करते हैं। सुन लो एक और क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करेंगे, कंपोनेंट्स लेंगे। ठीक है, लेते हैं। एक आएगा इधर, एक आएगा इधर, ऐसे। ठीक है, ये वाला कितना आएगा, ये बनेगा cos 60 20, तो ये आ जाएगा 10, और ये कितना आ जाएगा 10√3। एक इधर एक इधर, ऐसे होंगे। नीचे वाला कितना आएगा, ये आएगा 10√3, और ये वाला कितना आ जाएगा 10। सही है। ठीक है, दो कंपोनेंट ले लिए, इनका कोई काम नहीं है, इनको हटा दो क्योंकि कंपोनेंट हम ले चुके हैं। अब क्या फाइंड करना है हमें इमेज की वेलोसिटी फाइंड करनी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में करनी है, तो यानी कि एक बार तो ऑब्जेक्ट के केस में ले ले और एक बार मिरर के केस में ले ले। तो ऑब्जेक्ट में लेते हैं पहले। ये 10 से इधर जा रही है, 10 से इधर जा रही है, तो इमेज भी इस तरफ आएगी, मतलब डायरेक्शन दोनों की अपोजिट होगी। अगर ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है तो इमेज इस तरफ मूव करेगी, लेकिन क्या सेम होगा, सेम होगी, वेलोसिटी सेम होगी। यानी ये इधर आ जाएगी 10 से, किससे आ जाएगी, ये 10 से आ जाएगी। क्लियर है, डन। ये ऊपर 10√3 से, तो ये भी ऊपर 10√3 से ऊपर जाएगी, जाएगी ना। ठीक है, अब मिरर की बात कर लेते हैं। सुन लो, मिरर में इसकी वजह से तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ये क्या है, नॉर्मल के क्या है, परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, नॉर्मल के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, तो इस केस में इसकी वजह से तो इमेज पे कोई इफेक्ट तो आएगा ही नहीं, तो इसकी वजह से तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इसकी वजह से आएगा। ये 10 से मिरर इधर मूव कर रहा है, तो इमेज भी इधर ही मूव करेगी, डायरेक्शन तो सेम ही होगी ना, इधर मूव करेगी। लेकिन अगर इमेज मान लो 10 से मूव करेगा तो ये 2 × 10 से करेगी, क्योंकि ये v से करता है तो ये 2v से करती है ना। तो मिरर अगर v से मूव कर रहा है तो इमेज 2v से मूव करती है, तो इस केस में मिरर अब 10 से मूव कर रहा है तो ये 20 से मूव करेगी। किससे मूव करेगी, ये 20 से। बस, तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा -30 i कैप प्लस का 10√3 j कैप। क्लियर है, डन है यहाँ तक। अब इसको नेट लिख लेते हैं। नेट कितना आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा। नेट कितना आ जाएगा, 30 आ गया। ये हमने ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो फाइंड कर लिया। अब बात करेंगे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये रहा ऑब्जेक्ट। 10 इस तरफ है, पलट दो। 10 को पलटेंगे तो इस तरफ हो जाएगी, 10 इस तरफ, इसको पलट दो। पलट दी, इस तरफ है 10, पलट दो। पलट दी तो इस तरफ हो जाएगी, यानी ये 10 आ जाएगा इस तरफ। आ गया 10। ये ऊपर की तरफ है, पलट दो, नीचे की तरफ हो जाएगी, पलट दिया तो नीचे की तरफ, तो ये आ जाएगा नीचे की तरफ 10√3। 10√3 से 10√3 कैंसिल, ये आ जाएगा -40 i कैप। क्लियर है, यहां तक डन। अब बात करते हैं मिरर के रिस्पेक्ट में। बस यही आंसर इसका आ गया, मिरर के रिस्पेक्ट में। मिरर का हमारा ये रहा, मिरर में इस तरफ है, पलट दो, ऊपर की तरफ हो जाएगी, ऐसे जा रही है, पलट दो, ऊपर की तरफ हो जाएगी, ऊपर की तरफ हो जाएगी ना। तो ऊपर की तरफ एक और आ गया भाई, 10√3। इसमें ये इस तरफ है, इस तरफ जा रही है, पलट दो, ऐसे हो जाएगी, पलट दी तो इसका मतलब ये इस तरफ आ जाएगी। तो ये इसका आंसर आ जाएगा -20 i कैप प्लस का 20√3 j कैप। क्लियर है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर, इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे ना। ठीक है, इजी है ना। हाँ, स्टार्टिंग में तो इजी लगेगा, पार्ट 4th 5th में पता चलेगा। अभी पार्ट 1st है तो इसलिए इजी है। डन है यहाँ तक, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं।
एंगल ऑफ डेविएशन, डेविएशन बाय इंक्लाइंड मिरर नहीं आएगा यहाँ पे, प्लेन मिरर आएगा, प्लेन मिरर आएगा यहाँ पे। एंगल ऑफ डेविएशन इसका मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन सुन लो। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे फाइनल रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। इसका मतलब क्या है, डेफिनेशन तो पढ़ ली लेकिन समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, सुनो देखो कैसे आएगा। देखो ये मिरर जो दिख रहा है ये कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है। अगर ये सिंपल मिरर होता, प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है तो इस केस में ऐसे रे आ रही है और ये ऐसे जाती है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है ना। लेकिन मान लो ये सिंपल मिरर होता, क्या होता है यहाँ पे, ये सिंपल मिरर मतलब पॉलिश नहीं किया हुआ। सिंपल मिरर को अगर पॉलिश कर देते हैं तो वो एक प्लेन मिरर बन जाता है। मान लो पॉलिश नहीं किया हुआ एक सिंपल मिरर है, क्लियर है। सिंपल मिरर है तो ये ऐसे जाएगी, ये रे ऐसे आएगी। और अगर ये सिंपल मिरर होता, मान लो ये सिंपल मिरर है एक बार, ठीक है, सिंपल मिरर है तो इस केस में ऐसे रे आ रही है और ये ऐसे ही जाती है, सिंपल मिरर में आर पार हो जाती है, ऐसे ही होता है। लेकिन ये जानी तो चाहिए थी ऐसे, लेकिन जा रही है ऐसे, जानी चाहिए थी ऐसे, लेकिन यहाँ पे मिरर कौन सा आ गया, सिंपल की जगह प्लेन मिरर आ गया, यानी गई ऐसे, जानी चाहिए थी ऐसे, गई ऐसे। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है, ये इंसिडेंट रे और ये कौन सी रे है, रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसे ही क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। और इसका ये सिंबल होता है, एंगल ऑफ डेविएशन का ये सिंबल होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है पाई माइनस 2i। क्या वैल्यू होती है इसकी, पाई माइनस 2i, ठीक है, समझ में आ गया ना। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, इन दोनों के बीच का जो एंगल, इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसे ही क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है पाई माइनस 2i। अब ये पाई माइनस 2i कहां से आता है, सुनो देखो कहां से आता है। ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम है, ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम है, तो इस आर की जगह आई लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों सेम ही है। आर की जगह आई लिख सकते हैं, आई की जगह आर लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना, तो क्योंकि दोनों सेम है, ठीक है। तो ये आई और आई, ये कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा, हो गया 2i। ये यहां से लेके और यहां तक, यहां से लेके यहां तक एंगल कितना होता है, पाई होता है। यहां से लेके यहां तक का एंगल कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये 2i हो जाएगा। कैसे हुआ, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल सेम होते हैं, इसको आई मान लिया, आई हो जाएगा 2i, और ये पूरा होता है पाई। ये पाई है, ये इतना 2i है, तो ये कितना बचेगा, पाई माइनस 2i बचेगा। तो यहां से इस एंगल, जो ये एंगल की इसकी वैल्यू है, ये कितनी आ जाती है, पाई माइनस में 2i। क्लियर है, डन है, ठीक है। याद यही करना है कि इसके एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू क्या होती है, वो होती है पाई माइनस 2i। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। डेफिनेशन, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे फाइनल रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। आगे बढ़े, सुनो देखो, डेविएशन बाय इंक्लाइंड मिरर्स। अगर इंक्लाइंड मिरर्स है, ये ऐसे इंक्लाइंड होता है ना, कहाँ गया, ऐसे है ना, इंक्लाइंड मिरर है, तो इस केस में यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन, जो एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो हो जाएगी 2 पाई माइनस 2 थीटा। क्या हो जाएगी, 2 पाई माइनस 2 थीटा। ये कैसे आती है, सुनो देखो, ये पूरा मतलब देखो, ये इंसिडेंट रे है आने वाली और ये रिफ्लेक्टेड रे है, यानी कि ये पूरा, इसे क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन बोलेंगे। देखो ये पूरा कितना होता है, 2 पाई होता है, पूरा कितना होता है, 2 पाई होता है। हमें ये चाहिए सिर्फ, तो ये चाहिए, ये 2 पाई है, ये 2 थीटा है, और ये 2 थीटा ही रहेगा। क्वेश्चन में भी आगे 2 थीटा ही लेके चलेंगे। क्लियर है, ये 2 थीटा है, ये 2 पाई है, पूरा 2 पाई होता है, यहाँ पे 2 थीटा है, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 2 पाई माइनस 2 थीटा। तो यहाँ से जो वैल्यू आती है एंगल ऑफ डेविएशन की, वो कितनी आती है, 2 थीटा माइनस 2 पाई। ठीक है, प्लेन मिरर में क्या कितना होता है, प्लेन मिरर में अगर प्लेन मिरर की बात करें तो वो होता है पाई माइनस 2i। ठीक है, और अगर इंक्लाइंड मिरर्स,
इंक्लाइंड मिरर्स की बात करें तो वो होता है 2 पाई माइनस 2 थीटा। क्लियर है? ठीक है, इस पे बेस्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, करते हैं। सुनो देखो, ये तो है इंसिडेंट रे, कौन सी रे है? इंसिडेंट रे। ये कौन सी रे है? रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर है? मतलब हमें कौन सा एंगल बताना है? ये कितना हो जाएगा? ये 2 थीटा हो जाएगा। ये कितना आएगा? 2 थीटा आएगा। ये थीटा है, देखो ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा? ये थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहां से कितना हो जाएगा? 3 थीटा हो जाएगा। किसके इक्वल आएगा? ये 180 के। तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 बाय में 3, यानी कि ये कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। यानी इसकी वैल्यू 60 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू भी 60 डिग्री होगी। क्लियर है यहां तक? यहां तक डन है? ठीक है, इसके बाद हमें किसकी वैल्यू चाहिए? एंगल बिटवीन मिरर्स। मिरर्स के बीच का एंगल हमने फाइंड कर लिया। एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? फॉर्मूला क्या होता है? अगर ये कौन से मिरर दे रखे हैं? इंक्लाइंड मिरर्स दे रखे हैं, तो इंक्लाइंड मिरर के केस में एंगल ऑफ डेविएशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई माइनस 2 थीटा, यही होता है। तो 2 पाई, अच्छा 2 पाई, रुको, ये तो 360 हो जाएगा, माइनस में 2 थीटा, यानी 2 इंटू 60, यानी कि 120। तो ये कितना आ जाएगा? 240। तो इसकी वैल्यू आ गई 240। क्लियर है? यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन कितना आ गया हमारे पास? 240 आ गया। देन है फॉर्मूला लगाया बस एक। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। देखो अब ये क्वेश्चन है, सेम चीज बतानी है। एंगल बिटवीन मिरर्स एंड एंगल ऑफ डेविएशन रिफ्लेक्टेड, ये क्या लिख रखा है? स्पेलिंग गलत है। रे इज पैरेलल टू M2। ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये किसके पैरेलल है? M2 के पैरेलल में है। और इसने एंगल गिवन है, इसने 45 डिग्री एंगल दे दिया। ये वाला एंगल कितना दे दिया? 45 डिग्री। देखो कौन सा दिया है? इंसिडेंट वाला। ये कौन सी रे है? इंसिडेंट रे। और ये कौन सी है? रिफ्लेक्टेड रे। ऐसा ही है। ठीक है, देखो इंसिडेंट वाला दे दिया, तो इंसिडेंट वाला एंगल किसके इक्वल होता है? रिफ्लेक्शन वाले एंगल के। तो यहां से ये वाला कौन सा है? इंसिडेंट है, तो ये वाला भी कितना होगा? 45 होगा। रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट है, और ये यहाँ से कौन सी जा रही है? रिफ्लेक्टेड जा रही है। तो इंसिडेंट वाला एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा क्या होता है? सेम होता है। तो इस केस में ये 45 है, तो ये भी 45 हो जाएगा। यहाँ से फिर ये भी 45 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा 90 होता है। ये 45 है, तो ये 45, ये पूरा यहाँ से ये 90 होता है, तो ये 45 और ये भी 45। यहाँ से ये 45 है, तो ये भी कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। और ये कितना होता है? ये तो 2 थीटा होता है, ये तो हमें पता ही है। ये कितना होता है? 2 थीटा होता है। तो यहाँ से 2 थीटा प्लस 45 किसके इक्वल हो जाएगा? ये 180 के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो गया? ये 180 के इक्वल। क्लियर? यहां से आ जाएगी हमारे पास थीटा की वैल्यू 180 माइनस 45, यानी कि 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 135। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 135 बाई 2, ये आएगी 67.5। थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 67.5, यानी इसकी वैल्यू आ गई 67.5। यही आएगी ना 67.5। 2 6 12। ठीक है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? एंगल ऑफ डेविएशन चाहिए। क्या चाहिए? एंगल ऑफ डेविएशन। कैसे फाइंड करेंगे? क्या फॉर्मूला होता है इसका?
2 पाई माइनस में 2 थीटा, यही फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, 2 पाई हो जाएगा 36 माइनस में 2 थीटा यानी 6 7.5 यानी आ जाएगा 360 माइनस में 135 135 ये कितना आ जाएगा 5 2 2 2 5। तो यहाँ से एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू कितनी आ गई 2 2 5। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पे थीटा फाइंड करना है, यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करना है। डन है, क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।